अच्छा जी, सो ये हमारे पास कॉमन जो प्रोसेस वेरिएबल्स हैं वो टेम्परेचर के, सॉरी, टेम्परेचर का एंड प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो एंड लेवल, ये कॉमनली यूज्ड प्रोसेस वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा भी और बहुत से प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन जनरली हमारे पास ये सारे, ये जो कॉमनली यूज्ड हैं प्रोसेस वेरिएबल्स, यानी हमें टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ती है प्रोसेस इंडस्ट्री मैम के अंदर। स्क्रीन शो कर दें। अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? नो मैम। अच्छा, एक सेकेंड, अब हो रही है? जी मैम, यस हो मैम आ गई। रही है। ओके, सो ये हमने कॉमनली कॉमन प्रोसेस वेरिएबल्स थे टेम्परेचर, और टेम्परेचर किसका मेजर किया जाएगा ये हमने, उसकी एप्लीकेशन भी मेंशन हुई हुई है कि आपके पास जनरली रिएक्टर का, हीट एक्सचेंजर, किसी रूम का, बॉयलर का, किसका टेम्परेचर मेजर करना है, प्रेशर कहाँ का मेजर करना होता है, और फ्लो या लेवल या टैंक, मतलब ब्रैकेट में एप्लीकेशन मेंशन हुई हुई है, और साइड पे हमारे पास प्रोसेस वेरिएबल्स हैं। सो 4 कॉमनली यूज्ड प्रेशर वेरिएबल प्रोसेस वेरिएबल्स हैं, जिनमें से हम जो अपने चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ये जो हमारा चैप्टर 11 सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर का चल रहा है, उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर है जो कि कॉमनली यूज्ड हैं, और बहुत मतलब इसकी जो ट्रांसड्यूसर्स हैं वो बहुत सिंपलर टू यूज भी हैं, इसलिए हम उनको बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। सो मैंने ये सेंसर और ट्रांसड्यूसर की डिस्क्रिप्शन और डिटेल आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर दी थी। हमारे पास यहाँ जो वर्ड ट्रांसड्यूसर यूज हो रहा है, इधर ट्रांसड्यूसर का मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का मतलब ये होगा कि प्रोसेस वेरिएबल जो आप मेजर कर रहे हैं, दैट कैन बी फ्लो, दैट कैन बी प्रेशर, दैट कैन बी लेवल, व्हाटसोएवर, लेकिन आउटपुट आपको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही मिलेगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी इंट्रोडक्शन दे दें कि हमारे पास जनरली 3 टाइप के सिग्नल्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। एक हमारे पास वोल्टेज सिग्नल होता है, और इनको हम स्टैंडर्ड सिग्नल्स भी कहते हैं। एक हमारे पास करंट के सिग्नल्स होते हैं, और लास्ट हमारे पास प्रेशर सिग्नल्स या न्यूमेटिक सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के सिग्नल्स यूज होते हैं। सिग्नल का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास बॉयलर के एंड के ऊपर आपने टेम्परेचर मेजर किया, तो आपने टेम्परेचर रीड किया सपोज 200 डिग्री सी, और इस टेम्परेचर को चूंकि आपने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट करना था, आउटपुट चूंकि ट्रांसड्यूसर की इलेक्ट्रिकल होती है, तो आपने इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तौर पे ट्रांसमिट कहाँ करना है, सपोज दिस वाज द बॉयलर एट द साइट, और यहाँ पर कंट्रोल रूम है, और कंट्रोल रूम के अंदर आपने इस टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो आप इसकी जो इंफॉर्मेशन भेजेंगे वो किसी सिग्नल के थ्रू भेजेंगे। यहाँ पर जो सिग्नल इसको ट्रांसमिट कर रहा होगा, वो सिग्नल्स या तो वोल्टेज सिग्नल्स होंगे, या करंट सिग्नल्स होंगे, या फिर प्रेशर सिग्नल्स होंगे। और ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड वोल्टेज सिग्नल्स, हम यहाँ पर प्रेफर जनरली जो प्रीवियस आज से कुछ 20 साल पहले प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर सिग्नल्स चलते थे कॉमनली यूज, वो हमारे पास न्यूमेटिक सिग्नल्स होते थे। न्यूमेटिक सिग्नल्स की रेंज, जो स्टैंडर्ड रेंज एग्जिस्ट करती है, दैट लाइज बिटवीन 3 टू आई थिंक 20 पी, नहीं 20 नहीं है, 3 to 15 PSI। आई एम नॉट श्योर ये इसका अपर एंड क्या है, लेकिन स्टार्टिंग एंड इसका 3 ही है, 3 PSI है। सो एनीवेज मेरा ख्याल है कि ये 3 to 15 PSI है। पीएसआई का मतलब आपको पता है, ये प्रेशर के यूनिट्स हैं। और और करंट का जो हमारे पास ये कॉमनली यूज स्टैंडर्ड सिग्नल एग्जिस्ट करता है, वो 4 to 20 मिली एम्पेयर है। ये स्टैंडर्ड सिग्नल आपको क्लियर हो रहा है ना, कि आपने स्टैंडर्ड सिग्नल्स बना दिए कि आपके पास जो 4 से 20 मिली एम्पेयर तक का सिग्नल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आपने 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है, 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है, तो आप 4 मिली एम्पेयर का करंट ट्रांसफर करेंगे। और अगर आपने हाईएस्ट, सपोज इसकी रेंज टेम्परेचर 200 तक जा सकता है, तो जब आपने 200 की इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो आपने सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट को कुछ इस तरह से बनाना है कि वो 20 मिली एम्पेयर ट्रांसमिट करे। क्लियर हो गई है ना बात? सो स्टैंडर्ड सिग्नल की जो रेंज होती है इन स्टैंडर्ड सिग्नल्स की रेंजेस हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं इसी तरह से। सिमिलरली 1 to 5 वोल्ट की रेंज एग्जिस्ट करती है फॉर वोल्टेज सिग्नल, 1 वोल्ट से 5 वोल्ट की रेंज एग्जिस्ट करती है फॉर वोल्टेज सिग्नल। यानी अगर आपने 0 डिग्री को ट्रांसमिट करना है, तो आप 1 वोल्ट की रेंज देंगे, और अगर आपने मैक्सिमम किसी टेम्परेचर को कंट्रोल रूम में भेजना है, तो उसके लिए आप ऑब्वियसली 5 वोल्ट का सिग्नल ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर एक टेबल बना हुआ होगा,
जिससे वो ये कैलकुलेट करेगा कि अगर उसको 1 वोल्ट का सिग्नल मिलता है तो इसका मतलब है टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। अगर उसको 1.2 वोल्ट का सिग्नल मिलता है तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद उसको सपोज 2 वोल्ट का सिग्नल मिलता है तो हम कहेंगे शायद टेम्परेचर 50 डिग्री हो। ठीक है, सो इस तरह की कन्वर्जन हमारे पास एग्जिस्ट करती होगी। सो ये हम स्टैंडर्ड सिग्नल्स यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तीनों स्टैंडर्ड सिग्नल्स के अंदर कि कोई भी स्टैंडर्ड सिग्नल 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ऐसे ही है ना। 0 से वोल्टेज सिग्नल 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, करंट सिग्नल्स 4 से स्टार्ट हो रहे हैं और प्रेशर सिग्नल्स 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे ही है जी। जी मैम। तो ये जो हमारे पास 1 या 4 या 3 से स्टार्ट हो रहा है इसको हम अलाइव 0 कहते हैं। ये जो हमारे पास है ना स्टार्ट वाला, इसको हम कहते हैं अलाइव 0। अलाइव 0 का मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास ये सिस्टम के अंदर इस सिग्नल के दरमियान कोई ब्रेकेज आ गई और ये वायर बीच में से टूट गई, तो अगर आप इसको 0 1 to 5 वोल्ट के बजाय इसकी रेंज 0 to 5 कर देते तो आप ये समझते रहते कि यहाँ पर बॉयलर का टेम्परेचर 0 डिग्री है या जिस भी रूम का आप टेम्परेचर मेजर करें वो 0 डिग्री है, जबकि असल में यहाँ पर बीच के अंदर सिग्नल की ट्रांसमिशन लाइन ही टूटी हुई थी। ठीक है, सो यहाँ पर इसलिए इसका मतलब है अलाइव 0। अलाइव 0 का मतलब ये है कि वो 1 वोल्ट ट्रांसमिट होता रहेगा, तो आपको ये श्योर होगा कि आपकी लाइन के अंदर कहीं ब्रेकेज नहीं है या ट्रांसमिशन एंड या किसी भी पूरे ओवरऑल ट्रांसमिशन सिस्टम या कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि द मोमेंट फॉल्ट अकर होगा तो आपको यहाँ 1 वोल्ट के बजाय 0 वोल्ट मिलेगा। 0 वोल्ट का तो स्टैंडर्ड सिग्नल था ही नहीं, इसका मतलब इस 0 का मतलब यह है कि यहाँ पर आपके पास सिस्टम के अंदर कोई एरर है। ठीक है, सो आप उस एरर को ओवरकम करने के बाद इन स्टैंडर्ड सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। जी मैम। अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने ट्रांसड्यूसर्स की टाइप्स पढ़ी थी और हमने डिटेल के अंदर स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर्स को डिस्कस किया था। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो हमारे पास जनरली किसके लिए यूज होते हैं, प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए यूज होते हैं, या फिर जिनकी नॉइज आ रही है प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर दें। जिनकी नॉइज आ रही है प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर दें। मुझे इसको खुद से फिर वो करना पड़ेगा, प्लीज आप लोग अपने माइक्स ऑफ कर दें। कार से इंटरनेट से इस्तेमाल कर देंगे, कार वाला कैमरा सेट करता है उनका प्रयास तो पीछे ना आए तो बच्चे ना शोर पा रहे सी ते उन्होंने मना कर दी गई। आप लोग जब क्लास में आते हैं ना तो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग अपने माइक्स ऑफ रखा करें, क्योंकि ये बड़ा जो सा है ना वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है उसके अंदर बड़ा वो दूसरों के लिए भी ना ये प्रॉब्लमेटिक होता है जी। बाकी सबको आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम, आ रही है। जी यस मैम। अच्छा जी, सो हम अब आज जो अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो हम प्रेशर ट्रांसड्यूसर से स्टार्ट करेंगे कि हमने अगर प्रेशर जो स्ट्रेन गेज हमने पीछे पढ़ा है ना वो भी प्रेशर ट्रांसड्यूसर ही है। बेसिकली प्रेशर या फोर्स या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। सो किसी भी आपने फिर स्क्रीन नहीं आ रही जी छोटी हो गई है टीचर। एक सेकंड, आ रही है मैम आ रही है, शो हो रही है। हो रही है शो क्लियर है? शो ये हो रही है मैम, मैम, हो रही है। स्ट्रेस एंड अच्छा। स्ट्रेन वाला आ रहा है। पता नहीं, मैम मुझे तो दोबारा समझ शेयर नहीं कर आ दे रही। नहीं। जी जी, मैं मैम दोबारा शेयर स्ट्रेस कर, एंड स्ट्रेन। अब आ रही है? नो मैम। अब आ रही है? जी मैम। यस मैम, आ रही है यस प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। जी। अच्छा जी, सो हमने प्रेशर ट्रांसड्यूसर को आज डिस्कस करना है। तो मैंने आपको पीछे ये बताया था कि किसी भी ट्रांसड्यूसर का जो बेसिक पार्ट होता है वो एक सेंसर होता है। ठीक है, सो हमारे पास ये जो सेंसर है ना, इस सेंसर का काम सिर्फ ये होता है कि वो इनपुट
प्रोसेस वेरिएबल या किसी भी फिजिकल वेरिएबल से सेंस करके आउटपुट किसी भी फॉर्म में दे सकता है। जैसे हमने थर्मामीटर की एग्जांपल ली थी कि वो टेम्परेचर मेजर करेगा और आउटपुट को किसी भी फॉर्म में दे देगा। ठीक है, सो आपके पास ये जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है ये वही वाला सेंसर है। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट वही वाला सेंसर है जो कि ट्रांसड्यूसर का एक बेसिक पार्ट है। किसी भी ट्रांसड्यूसर का एक बेसिक पार्ट होगा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का मतलब ये कि द वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन वेरिएबल से यही प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट करेगा। ठीक है, ये सेंस करके उसको आगे ट्रांसमिट करेगा किसी भी फॉर्म के अंदर, उस वेरिएबल को मेजर कर सकता है। सो प्रेशर ट्रांसड्यूसर के अंदर जो कॉमनली यूज्ड प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट्स यूज होते हैं वो हमारे पास नंबर 1 के ऊपर ये बोर्डन ट्यूब है। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद नंबर 2 टाइप जो हमारे पास है दैट इज डायाफ्राम। इसको ये भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड द नंबर 3 टाइप इज बेलोज। ठीक है, ये 3 डिफरेंट टाइप के प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट हैं जो कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स के अंदर यूज होते हैं। सो जो हमारे पास बोर्डन ट्यूब है ये बेसिकली एक सी शेप्ड की ट्यूब होती है, सी शेप्ड की ट्यूब होती है। ठीक है, और ये हॉलो होती है, मेटल इलास्टिक मटेरियल की बनी हुई होती है, इलास्टिक मेटेलिक मटेरियल की। ठीक है, और ये हॉलो फ्रॉम इनसाइड होती है। और हमारे पास अगर आप इसको नोटिस करें तो इसके अंदर एक इनर सर्कल बन रहा है। सपोज उस इनर सर्कल की जो वो है रेडियस है इनर सर्कल का दैट इज R1। इनर सर्कल का रेडियस R1 है जो कि 2 इंच है। और जो आउटर सर्कल बन रहा है वो ये वाला आउटर सर्कल है, जो बाहर वाला आउटर सर्कल है, इसका रेडियस सपोज 2.25 है। ठीक है जी, और हमारे पास इसके हिसाब से जो एरियाज बनते हैं, पहले वाला सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और दूसरे सर्कल का भी एरिया ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो ऑब्वियसली आपके पास जो दूसरे सर्कल का एरिया होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। जो आउटर सर्कल है उसका एरिया बड़ा आएगा, ऐसे ही है ना? बड़ा होगा जी मैम। जी जी मैम। तो हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे ही है ना? सो यहाँ यस से मैम। अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। सो हमारे पास यहाँ से जब हमने प्रेशर अप्लाई किया इस इनलेट से इनवर्ड्स, तो हमारे पास इस प्रेशर की वजह से आउटर सर्कल के ऊपर भी एक फोर्स एक्ट कर रही है, सपोज दैट इज फोर्स F2। और एक फोर्स एक्ट कर रही है इनर सर्कल के ऊपर, सपोज दैट इज फोर्स F1। तो एक फोर्स हमारे पास F1 आई और एक फोर्स हमारे पास F2 आई। मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से कौन सी फोर्स बड़ी होगी? मैम F2 जो ज्यादा बड़े एरिया के ऊपर लग रही है। मैम जो जिसका ज्यादा डायमीटर बड़ी, ज्यादा होगा। डायमीटर ज्यादा होगा तो मैम F2 इनर का एरिया के लिए होगी वो बड़ी होगी। जी, इनर सर्कल जो का इनर की एरिया के फोर्स लिए होगी वो फोर्स बड़ी होगी क्योंकि एरिया डिवाइड हो रहा है ना फोर्स पे। नहीं डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई ये हो रहा देखें है हमने बड़ी फोर्स से बड़ी। नहीं वो F मल्टीप्लाई इज हो इक्वल टू रहा P है मल्टीप्लाई। वाला। F इज वैसे इक्वल टू अगर वैसे देखा P है है। तो मैम आउटसाइड वाली ज्यादा होगी। आउटसाइड वाली ज्यादा होगा, आउटसाइड की फोर्स ज्यादा होगी। सो हमारे पास ये जो F2 है इसकी फोर्स ज्यादा है। ठीक है, सो ये जो आउटर फोर्स है F2, ये इसको जिस साइड पे ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा होगी ये उस साइड पे मूव करने की कोशिश करेगा। और जिस साइड के ऊपर ये जो F1 है वो उसको इनवर्ट मूव करवा रही है और F2 उसको आउटवर्ड मूव करवा रही है। क्योंकि हमारे पास F2 का मैग्नीट्यूड F1 से ज्यादा है, इसलिए ये जो आपके पास सर्कल सी शेप्ड ट्यूब है ये आउटवर्ड मूव करने की कोशिश करती है। मैम ये तो दोनों की फोर्स से बराबर नहीं होगी, दोनों कनेक्टेड एंड से। जी जी, आपस में ये दोनों कनेक्टेड जरूर हैं, लेकिन ये होलो है इसलिए ये आपस के अंदर, यहाँ से ये जो बीच में इनका ये एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला एरिया ये होलो है, ये कनेक्टेड नहीं है आपस के अंदर। ठीक है, सो आउटर सर्कल के ऊपर भी एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है और एक इनर सर्कल पे भी एक्सर्ट हो रही है। प्रेशर इन दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का अप्लाई हो रहा है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यों डिफरेंट हो जाता है? क्योंकि दोनों के एरियाज डिफरेंट हैं। ये फोर्स का फार्मूला ये है, चूंकि आउटर सर्कल का एरिया ज्यादा था, जो आउटर सर्कल है A2 उसका एरिया ज्यादा है A1 से, इसलिए उसकी फोर्स भी ज्यादा होगी। और ये वाली जो फोर्स है जो कि आउटर सर्कल पे एक्ट कर रही है ये उसको बाहर की तरफ लेके जा रही है, और जो इनर सर्कल की फोर्स है वो उसको अंदर ट्विस्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, सो अगर ये प्रेशर आपके पास इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्यूब है ये स्ट्रेटन आउट होने की कोशिश करेगी, क्योंकि F2 उसको बाहर की तरफ लेके जा रहा है, आउटवर्ड लेके जा रहा है।
ठीक है जी। सो ये जो आपके पास ट्यूब है, बोर्डन ट्यूब है, ये स्ट्रेटन आउट होने की कोशिश करेगी, यानी सी शेप स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा। अगर हम इसको यूज कैसे करते हैं, इसको कॉमनली आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास आपको अगर कभी किसी को इत्तेफाक हुआ हो गाड़ी के अंदर टायर की हवा भरवाने का, तो आपने उनके पास देखा होगा कि जो उनके सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं एयर के, उनके ऊपर एक गेज लगी हुई होती है। देखिए आपने कभी एक गेज ऐसे करके एक सिलेंडर होता है और उसके ऊपर यूं करके प्रेशर गेज लगी हुई होती है। अगर आप किसी भी प्रेशर गेज को खोल के देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इंटरनली बिल्कुल ऐसा होता है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आपको बना हुआ नजर आ रहा है, उसके अंदर एक ट्यूब, बोर्डन ट्यूब लगी हुई होती है, और वो बोर्डन ट्यूब अगर हमारे पास यहाँ से प्रेशर अप्लाई हो, बेसिकली वो उस एयर सिलेंडर के प्रेशर, सिलेंडर के अंदर जो एयर होती है उसके प्रेशर को मैयर कर रही होती है। और वो कैसे मैयर करती है कि जब आपके पास ये स्ट्रेटन आउट होने की कोशिश करेगा, यानी आउटवर्ड मूव करेगा, इस डायरेक्शन में सी शेप ट्यूब मूव करेगी, तो ये आपको एक गियर पिनियन अरेंजमेंट नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो सेक्टर्स हैं, ये वाला जो सेक्टर का पोर्शन है, ये एक मैकेनिकल लिंकेज के साथ इस सी शेप ट्यूब के साथ कनेक्टेड है। द मोमेंट ये सी शेप ट्यूब आउटवर्ड मूव करती है तो ये लिंकेज कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये लिंकेज कुछ इस डायरेक्शन में मूव करता है। जब ये ऐसे मूव करता है तो ये जो सेक्टर है, जो ग्रूव्स और टीथ्स बने हुए, ये उसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, और ये लॉक कर रहे हैं इस पिनियन के टीथ्स को। आपने ये गियर अरेंजमेंट पढ़ा होगा मैकेनिकल, या आपने इसको वॉचेस में, क्लॉक्स में, टॉयज के अंदर देखा होगा कि टीथ्स जो ग्रूव्स होते हैं वो इंटरलॉक कर लेते हैं, ठीक है। सो द मोमेंट ये जो सेक्टर है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये जो आपके पास पिनियन है ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मूव करेगा, ऐसे ही है ना। द मोमेंट ये क्लॉकवाइज मूव करता है तो ये आपका पॉइंटर भी इसी डायरेक्शन में इस स्केल के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। सो इस तरह से हम द मोमेंट ये प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये आउटवर्ड मूव करेगा, उतना ही ज्यादा ये पॉइंटर इस स्केल के ऊपर मूव करेगा। सो ये डायरेक्टली प्रेशर को मेजर कर रहा होगा। लेकिन ये एक प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है, बिल्कुल वैसा ही जैसा थर्मामीटर था। थर्मामीटर भी तो मरकरी के स्केल, मरकरी राइज करके स्केल की रीडिंग बता रहा था। सिमिलरली ये जो प्रेशर, वहां पर तो आपके पास जो एप्लीकेशन है वो यही है कि एक ऑपरेटर खड़ा हुआ है और वो कॉन्टिन्यूसली नोट कर रहा है कि कितना प्रेशर आपके पास ये प्रेशर गेज शो कर रही है। सो कॉन्टिन्यूसली उसको मॉनिटर करना पड़ रहा है। लेकिन जनरली हमारे पास ऐसा नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर। हमने उस प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से जो हमें डिस्प्लेसमेंट में आउटपुट मिल रही है उसको आगे कंट्रोल रूम के अंदर किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट करना होता है। इसलिए हम बोर्डन ट्यूब को एक प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम थर्मामीटर को कहते हैं। अच्छा जी, सिमिलरली अच्छा, ये बोर्डन ट्यूब्स हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स में एग्जिस्ट करती हैं। एक आपके पास ये वाली टाइप है जो कि बहुत कॉमनली यूज होती है, जिसको आप सी शेप ट्यूब कहते हैं। ये सी शेप बोर्डन ट्यूब है। द नेक्स्ट टाइप इज स्पाइरल ट्यूब। स्पाइरल ट्यूब का मतलब ये होता है, अगर आपने कभी जलेबी बनती हुई देखी हो तो वो कुछ इस तरह की शेप होती है, इसकी शक्ल बिल्कुल जलेबी की तरह होती है, स्पाइरल शेप होगी। और हेलिकल स्प्रिंग का हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था फिजिक्स के अंदर, अगर आपको याद हो। स्प्रिंग जो होता है वो हेलिकल स्प्रिंग की शक्ल ही होती है, इस तरह की शक्ल की बोर्डन ट्यूब हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली इसका डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर आप इसको यूज कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इसकी डिफरेंट शेप्स वेरी करती हैं। प्रिंसिपल इसका वही होगा, ये हेलिकल स्प्रिंग, इनवर्ट कॉइल वो हो सकता है, या ये जो स्पाइरल शेप है ये कॉइल हो सकती है या ये डी कॉइल हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज करें। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है, दिस इज अ डायाफ्राम। डायाफ्राम की मैं सिंपलेस्ट अगर एग्जांपल दूं तो हमारे पास डायाफ्राम की शक्ल एक सीडी की तरह होती है। आपकी कंप्यूटर डिस्क जो आप लगाते हैं, सीडी आपको देखी भी है ना आपने, जो सीडी रोम में डलती है। यस मैम। अगर आप उस सीडी रोम के साथ ये होता है कि उसका जो ये सेंट्रल पार्ट होता है, ये आपके पास जो डायाफ्राम की अगर मैं बात करूं तो ये जो इसके एजेस हैं, ये वाले एजेस, ये एजेस फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है, दिस इज नॉट, इसके अंदर कोई होल नहीं होता। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ये आपके पास फिक्स्ड, सॉरी मूवेबल होता है। यानी ये डायाफ्राम को अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं उसका, तो वो ऐसे होता है। आप ये एज्यूम कर लें कि ये सर्कुलर ही है, एक बड़ी सी डिस्क है, जैसे ग्रामोफोन्स के अंदर डिस्क लगती थी, ठीक है। और उस तरह की एक डिस्क है जिसके ये जो ये पार्ट्स है ना, ये एजेस हैं, ये फिक्स्ड हैं। यानी ये जो सर्कुलर साइड्स हैं ये इसकी फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकती। जो इसका सेंट्रल पार्ट है ना, ये वाला पार्ट,
इसके ऊपर अगर आप यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अगर आप इस प्रेशर को डिक्रीज कर दें यानी डाउनवर्ड अप्लाई कर दें तो ये डायफ्राम कुछ इस डायरेक्शन में यूं हो जाएगा, यानी डायफ्राम ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी ये एजेस तो फिक्स थे। और या ये डायफ्राम ऐसे हो सकता है क्योंकि इसका सेंट्रल पार्ट मूव कर सकता है, एजेस इसके मूव नहीं कर सकते, ये फिक्स हैं। तो होता ये है कि आपके पास ये डायफ्राम डायरेक्टली अपनी सेंटर की मूवमेंट से ये बताता है कि आपके पास प्रेशर डिक्रीज कर रहा है या प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगेन दिस इज अ प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट और हम इसको कैप्सूल शेप में यूज भी कर सकते हैं। कैप्सूल शेप का मतलब ये है कि आप 2 CD रोम्स लें और उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर जोड़ दें, ठीक है। तो उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो हॉलो हो जाता है। और अगेन मैं आपको ये बता दूं कि जो डायफ्राम होता है सीडी को अगर आप मूव करवाने की कोशिश करते हैं ना, वो इलास्टिसिटी नहीं होती उसके अंदर, वो टूट जाती है। जो इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं ना वो इस तरह से मूव कर सकते हैं, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड उनकी मूवमेंट हो सकती है। हमें पता है कि इलास्टिसिटी जिन मटेरियल्स के अंदर होती है वो बेंड हो सकते हैं या वो डिफॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये डायाफ्राम एक नजर आ रहा हो कि हम बेसिकली डायाफ्राम से प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, ये जो हमारे पास आपको पार्ट नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये डायाफ्राम है। ठहरे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है दिस इज डायाफ्राम, ये डायाफ्राम लगा हुआ है। और इस डायाफ्राम के ऊपर ये उसने एक टैब बनाई हुई है, जिस टैब को उसने कहा है दिस इज हाई प्रेशर कनेक्शन, यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करें। अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी क्लियर कर लें, आपको एफएससी में आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर जिनसे है ना, जनरली जब भी हम मेजर करते हैं ना तो हमारे पास प्रेशर हमेशा डेल पी होता है, यानी डिफरेंशियल प्रेशर होता है। कोई हाई प्रेशर होगा और कोई लो प्रेशर होगा। जनरली हमारे पास हम लो प्रेशर का एक कनेक्शन भी दे रहे हैं। ये जो हम लो प्रेशर का कनेक्शन दे रहे हैं, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और इस इनर पार्ट के अंदर वैक्यूम कर दूं तो ये जो मेरा P1 होगा ना ये 0 हो जाएगा, यानी ये इस टाइम कोई अदर प्रेशर, वैक्यूम का प्रेशर हमें पता है 0 होता है। और अगर मैं इस टैप को यहाँ से ओपन कर दूं तो ये जो P1 होगा ये कौन सा प्रेशर बन जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा। P1 कौन सा प्रेशर बन जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा, ठीक है जी। सो हमारे पास हो क्या रहा है कि इस टैप से यहां से एक प्रेशर आ रहा है जो कि इस साइड पे एक्सर्ट हो रहा है। P1 इस साइड पे एक्सर्ट हो रहा है और P2 इस सॉरी हाँ ठीक है, P2 इस साइड पे एक्सर्ट हो रहा है। सो ये जो डायाफ्राम है ये बेसिकली डिफरेंशियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहा है, P2 माइनस P1। सो ये उसकी तरफ मूव करेगा, यानी उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस प्रेशर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यानी P2 का अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये डायाफ्राम कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा। सही है, ये बात तो क्लियर हो गई ना? जी मैम। अगर ये कुछ इस तरह से बेंड होता है तो आपके पास इस जैसे ही ये अपवर्ड मूव करता है, जैसे ये अपवर्ड इस तरह से मूव करता है, सो आपने अगेन यहाँ पर एक मैकेनिकल लिंकेज लगाया हुआ है और उसके साथ एक पॉइंटर अटैच किया हुआ है। दिस पॉइंटर विल मूव ओवर दिस स्केल, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो भी ये पॉइंटर उसकी डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो अगेन डिफ्लेक्शन की फॉर्म में वो प्रेशर को सेंस कर रहा है, रीडिंग दे रहा है। सो ये एक प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है। क्लियर हो गई है ये बात? अच्छा, जो लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का, दैट इज बेलो, इसको कहते हैं हम बेलो। अच्छा, इसकी जो ये फिगर्स है ना, ये थोड़ी सी, क्योंकि ये वो है स्नैपशॉट्स हैं इसलिए ये बहुत क्लियर इमेजेस नहीं है। इसको अगर मैं बेलो की शक्ल को एक्सप्लेन करूँ ना, तो आपने किसी कभी एज तो आप लोगों की इतनी नहीं है, लेकिन कभी आपने मेहदी हसन को गजल गाते हुए देखा? कभी मेहदी हसन को सुना हो गजल गजल गाते हुए? देखा? शक्ल भी याद नहीं है। शक्ल भी नहीं पता उसकी? अच्छा, कभी ये बताए, कभी हारमोनियम देखा है? हारमोनियम देखा है? मुजाहिद भाई ने देखा। जी, वो जो जी ऐसे मैम। दोनों हाथ रख के बजाते हैं जिसमें से आवाज आती है। सो ये जो आपके पास बेलो है ना, बेलो की शक्ल बिल्कुल वैसी होती है। ये अगर आप इसको देखें तो इसका सेंटर एंड फिक्स्ड होता है, डायाफ्राम में सेंटर एंड फिक्स नहीं था, डायाफ्राम में सेंटर एंड मूविंग था और एजेस फिक्स थे। इसके एजेस मूवेबल है, ये जो इसके एजेस हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये मूवेबल हैं और ये सेंट्रल पार्ट है ये फिक्स्ड है। सो आपके जो एजेस हैं ये कंप्रेस होके ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, और रिलैक्स होके। जी, मैम सुना है। मेहदी हसन को सुना है ना? मेहदी हसन हारमोनियम पकड़ के गजल गाता होता था।
सो जो हारमोनियम के अंदर आपको वो जो एक ऐसे शक्ल सी होती है जिसको बंद और खोल रहे होते हैं और म्यूजिक बज रहा होता है, उसकी शक्ल बिल्कुल बेलो जैसी होती है। सो बेलो के अंदर भी बिल्कुल वही काम हो रहा होता है। ये अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है, सो इसी बेसिस के ऊपर यहाँ पर हमने इधर एक प्रेशर अप्लाई किया और ये सेंटर में बेलो है जिसका सेंटर एंड फिक्स है, और ये जो एजेस हैं ये मूव कर सकते हैं। सो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है। और यहाँ पर ये अगेन उसने स्प्रिंग बनाया हुआ है क्योंकि ये स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। सो द मोमेंट आपके पास प्रेशर अपवर्ड में अप्लाई होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस मोशन को आगे ट्रांसमिट करेंगे, एंड दिस मोशन विल बी शोन ऑन दिस स्केल। ठीक है जी। सो ये बेलोस, डायाफ्राम्स एंड बोर्डन ट्यूब्स ऑल आर प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, और इन सारे सेंसिंग एलिमेंट्स को हम यूज करते हैं प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स के अंदर। सो अब हम क्विकली मूव करते हैं प्रेशर ट्रांसड्यूसर के ऊपर। सो एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस होगा जो कि मैकेनिकल आउटपुट ऑफ अ प्रेशर सेंसर, यानी जितनी भी अभी हमने प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट्स पढ़े हैं वो सबके सब मैकेनिकल आउटपुट दे रहे थे डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर की फॉर्म में, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल अभी पीछे बता दिए हैं कि हमारे पास दो टाइप के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, एक करंट के सिग्नल्स होते हैं और वोल्टेज के सिग्नल्स होते हैं, ऐसे ही है ना। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है व्हिचसोएवर जिसको आप यूज करें। सो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट कौन सा होगा? अ बेलो, अ डायाफ्राम और अ बोर्डन ट्यूब, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो एक प्राइमरी कन्वर्जन एलिमेंट से गुजरेगा, यानी सबसे पहले आपका ब्लॉक बनेगा सेंसिंग एलिमेंट का जो कि सेंस कर रहा होगा। देन नेक्स्ट आपके पास कन्वर्जन एलिमेंट होगा जो कि उसको कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल आउटपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट के अंदर। उसके बाद एक सेकेंडरी कन्वर्जन एलिमेंट होगा जो कि उसको स्टैंडर्ड सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, यानी रैंडमली आपके पास हो सकता है किसी भी रेंज के अंदर वोल्टेज सिग्नल आ रहे हो, लेकिन आपको चाहिए 1 to 5 वोल्ट के अंदर वोल्टेज सिग्नल, तो आपके पास जो नेक्स्ट है ये वाला पार्ट सेकेंडरी कन्वर्जन एलिमेंट, वो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? यस मैम। यस मैम। ओके जी। जो फर्स्ट टाइप का ट्रांसड्यूसर है वो पोटेंशियोमीट्रिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। चाहे जितने भी ट्रांसड्यूसर्स के हम नाम रखते हैं ना, उसके नाम के अंदर उसका प्रिंसिपल क्लियर हो रहा होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पोटेंशियोमीटर का इसका मतलब ये है कि इसका प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर पे बेस करता है। मुझे ये बता दें कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है? वेरिएबल पोटेंशियोमीटर जैसे हमारे पास रियोस्टेट होता है। जी बिल्कुल, रियोस्टेट होता है या वेरिएबल रेजिस्टर होता है। वेरिएबल रेजिस्टर का प्रिंसिपल ये होता है कि हमारे पास जो रेजिस्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो एल ओवर ए की, यानी अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सो वेरिएबल रेजिस्टर के अंदर भी आपके पास बिल्कुल ऐसे होता है कि उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। ये उसका एक नॉब होता है जिसके 3 एंड्स निकले होते हैं, आपने लैब में बहुत कॉमनली यूज किया होगा। ये जो 2 आउटर एंड्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, और ये सेंटर वाले पे अगर आप कनेक्ट कर दें और इस नॉब को रोटेट करते जाएं तो आपके पास इसकी लेंथ इंक्रीज करती जाती है, और ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है, यानी इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है किसी रेंज के अंदर ये रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, सो हमने बिल्कुल ऐसे ही किया जी मैम, ये जो पंखों में भी होते हैं रेगुलेटर जो होता है। जी 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 बिल्कुल। हमने यहाँ पर पोटेंशियोमीट्रिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर कैसे बनाया, ये अगर आपको एक नजर आ रहा हो पोर्शन, इसके ऊपर हमने वाउंड कर दी है रेजिस्टेंस वायर जिसकी कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, और उसको अगेन हमने 3 कॉन्टेक्ट्स दे दिए हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये ए और बी के दरमियान फिक्स्ड है, और वेरिएबल जो कॉन्टेक्ट है ना उसका वो ये सी है। दिस सी इज अटैच्ड विद वाइपर, यानी जैसे जैसे ये वाइपर मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये बिल्कुल जैसे रियोस्टेट में नहीं आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस शो करता था, उसकी लेंथ बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे ये लेंथ को वेरी करता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली जो आपको आउटपुट मिल रही होगी ना वो चेंज इन रेजिस्टेंस में मिल रही होगी। हम चेंज इन रेजिस्टेंस को किसी ब्रिज के अंदर लगा के इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट पे ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं मैम। अगर यहाँ पे देखें ये क्या है, ये एक सी शेप बोर्डन ट्यूब लगी हुई है, यहाँ से हमने प्रेशर इनलेट दिया है सी शेप बोर्डन ट्यूब के ऊपर, और ये वही वाले मैकेनिकल लिंकेज हैं पिनियन एंड गियर अरेंजमेंट। हमने कहा जी कि हमने यहाँ से प्रेशर दिया और ये ट्यूब ने स्ट्रेटन आउट होने की कोशिश की, यानी ये अपवर्ड मूव करेगी। जैसे ही अपवर्ड मूव करेगी तो ये जो लिंकेज है ये इस वाइपर को इस रेजिस्टेंस वायर के ऊपर अपवर्ड मूव करवाएंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और द मोमेंट इसकी लेंथ बढ़ेगी
तो आपके पास ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है आउटपुट पे डेल्टा आर, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और डेल्टा आर बढ़ेगा तो हमारे पास उतना ही ज्यादा व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड होगा, और अनबैलेंस्ड रेजिस्टेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, ठीक है जी। सो ये हमारे पास पोटेंशियोमीट्रिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर बन गया। द मोमेंट कोई भी ट्रांसड्यूसर आउटपुट नॉन मैकेनिकल फॉर्म यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दे रहा होगा, क्योंकि हम डेल्टा आर को इलेक्ट्रिकल आउटपुट ही कंसीडर करते हैं, इसलिए हमने इसको पोटेंशियोमीटर प्रेशर ट्रांसड्यूसर का है, हमने इसको सेंसर नहीं कहा, ठीक है। प्रेशर ट्रांसड्यूसर किसी भी ट्रांसड्यूसर के लिए जरूरी है कि वो आउटपुट किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में दे रहा हो, सही है जी। यस मैम। ओके मैम जी। तो लेंथ किस चीज की, लेंथ किस कंपोनेंट की बढ़ रही होगी मैम? लेंथ ये जो आपके पास ए बी जो वायर वायर लगी हुई होगी, है ना, ए बी वायर लगी हुई है ना आपके पास, ये जो ए बी वायर है, इसकी लेंथ बढ़ रही है। इसकी लेंथ क्यों बढ़ रही है? ये वाउंड उसको लेंथ वाइज किया हुआ है आपने, ये लेंथ वाइज आपने वाउंड किया हुआ है ना इसको, ठीक है। सो जैसे जैसे वाइपर, ठीक ये है। जो वाइपर का कांटेक्ट है ना सी, ये वेरिएबल कांटेक्ट है, जैसे वेरिएबल रेजिस्टर में होता है। जब ये वाइपर आप इसके ऊपर ऐसे मूव करवाएंगे तो इसकी लेंथ वेरी करेगी। ए बी तो कम फिक्स्ड होती लेंथ है रहेगी, ना। ऊपर हाँ जी, जाएगी तो कम हो कम जाएगी। या ज्यादा, ऊपर ठीक जाएगी है, तो ज्यादा हो जाएगी, नीचे आएगी तो कम हो जाएगी। ठीक है मैम। ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है कैपेसिटिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर की। अगेन इसका प्रिंसिपल भी चूंकि कैपेसिटेंस को बेस कर रहा है, तो इसलिए हमने इसका नाम कैपेसिटिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर रख दिया है। हमारे पास कैपेसिटर को सिंपली इस तरह से सिंबल से शो किया जाता है, और हमारे पास एक फार्मूला यूज होता था कैपेसिटेंस का, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, दैट सी इज इक्वल टू के ए ओवर डी। इसके अंदर एप्सिलॉन भी एक यूज होता था, हम कंसर्न नहीं है अभी उससे, लेकिन वो आपके पास बुक के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। मैं भी इस लेक्चर के बाद ना उन न्यूमेरिकल्स की पिक्चर्स आपको शेयर कर दूंगी, वो न्यूमेरिकल्स भी आप लोग कर लीजिएगा। सो ये आपके पास जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है ना, इस ये क्या शो करता है कि आपके पास जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज इक्वल टू के, यानी कोई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन होता है इसके अंदर, परमिटिविटी कांस्टेंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स, ये प्लेट्स का एरिया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस डी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्लेट्स के दरमियान के डिस्टेंस को बढ़ा दूंगी, यानी डी को इंक्रीज कर दूंगी, तो सी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस कम हो कम जाएगी। हो जाएगा। और अगर इनवर्सली है ना प्रोपोर्शनल। इनवर्सली है, और अगर एरिया को बढ़ा देंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। बढ़ एरिया को जाएगी, बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है कैपेसिटेंस जी। बढ़ जाएगी क्योंकि तो चार्ज हमने, स्टोर ज्यादा होगा। जी, तो हमने इसी फिनोमेना को यूज करना है इस कैपेसिटिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर के अंदर। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले चैप्टर के अंदर ब्रिजेस पढ़े थे, उन ब्रिजेस को हमने इसी वजह से पढ़ा था कि ये एक ऐसी ब्रिज है जिसकी अननोन आर्म के अंदर एक कैपेसिटर लगाया हुआ है हमने, ठीक है। और ये कैपेसिटर, ये जो आपके पास शक्ल नजर आ रही है, ये वही प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट डायाफ्राम है। इसके एजेस अगर आप देखें तो इसके एजेस फिक्स्ड है, और इसका सेंट्रल पार्ट मूविंग है। जब आपने इस साइड पे प्रेशर एक्सर्ट किया तो आपने देखा है ये इनवर्ड मूव कर गया डायाफ्राम। जैसे ये इनवर्ड मूव किया तो ये जो फिक्स प्लेट है जिसको उसने स्टेटर मार्क किया हुआ है, स्टेटर का मतलब ये होता है वो पार्ट जो कि फिक्स्ड होता है यानी स्टैटिक होता है। तो आपके पास ये जो स्टेटर और ये डायफ्राम के दरमियान का डिस्टेंस था वो क्या हो गया? कम हो गया। जब डिस्टेंस कम हुआ तो कैपेसिटेंस क्या हुई होगी? बढ़ गई होगी। बढ़ गई। तो आप अगर अननोन कैपेसिटेंस को ब्रिज में मेजर कर लेंगे तो आपके पास, या सपोज ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो आपके पास ये कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से ब्रिज अनबैलेंस हो गया होगा, तो अनबैलेंस्ड करंट को अगर आप मेजर कर लेंगे तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डी रिड्यूस होगा, जितना ज्यादा डी रिड्यूस होगा उतनी ज्यादा अनबैलेंस वैल्यू करंट आपके पास आएगा और प्रेशर मेजर कर लेंगे आप। सो अगेन हमने कैपेसिटिव प्रिंसिपल, कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल को यूज करते हुए प्रेशर ट्रांसड्यूसर, और ट्रांसड्यूसर अगेन हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये जो आउटपुट दे रहा है हम इसको इलेक्ट्रिकल आउटपुट कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इसको ट्रांसड्यूसर कह रहे हैं। अच्छा जी, सिमिलर फिनोमेना को, जी, ये कैपेसिटर बना हुआ है ना, कैपेसिटर का जी जी, ये दो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट ये है जो कि मूविंग प्लेट है, ये वाली प्लेट ये डायाफ्राम है, और ये वाली प्लेट फिक्स प्लेट है, ये वाली प्लेट फिक्स्ड है और ये वाली मूविंग प्लेट है, ठीक है। सो ये कैपेसिटर बना हुआ है एक्चुअली, जैसे आपने वहां पर वो बनाया था। अच्छा जी, सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फिनोमेना रह गया था वो था इंडक्टेंस का। सो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस और मैग्नेट इससे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पता है। इसको ये भी आपको पता है कि आपके पास जो
म्यूचुअल इंडक्शन या ट्रांसफार्मर के अंदर कैसे वो मैग्नेटिक लाइंस ट्रांसफर करती हैं। सो मेरा ख्याल है ये म्यूचुअल इंडक्शन, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफार्मर भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हम इसकी बेसिस के ऊपर रिलक्टिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर बनाते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास दो कॉइल्स यूज हुई हुई हैं। वो दो कॉइल्स कौन सी हैं? B1 एंड B2। ये B1 और B2 नजर आ रहा है, B1 एंड B2, ये दो कॉइल्स हैं और इनके दरमियान हमने एक डायाफ्राम लगाया हुआ। डायाफ्राम नजर आ रहा है, ये डायाफ्राम मार्क हुआ हुआ है, ये डायाफ्राम है, ठीक है। कलर डायाफ्राम नजर आ रहा है ना, कलर चेंज करने की जरूरत नहीं, ये डायाफ्राम है, ठीक है जी। सो आपके पास यहाँ पर दो प्रेशर इनलेट्स बना दिए हमने, एक P1 बना दिए, एक P2 बना दिए। अगेन ये डिफरेंशियल प्रेशर मेजर कर रहा है। द मोमेंट आपके पास इन दोनों के दरमियान ये जो डायाफ्राम है, ये इन दोनों के दरमियान की रिलक्टेंस को वेरी करता है। रिलक्टेंस क्या होती है मुझे ये बताएं। ट्रांसफार्मर और मैग्नेटिक सर्किट्स आपने पढ़े हुए हैं मैम। जैसे ये कैपेसिटेंस होती है ना, तो हमारे पास जो इंडक्टर में प्रोड्यूस होती है वो रिलक्टेंस होती है। रिलक्टेंस एक्चुअली वो रेजिस्टेंस होती है जो कि फ्लक्स लाइंस को ऑफर हो रही होती है। फ्लक्स लाइंस को अगर आप, जैसे हम कहते हैं ना, एयर की रिलक्टेंस ज्यादा होती है क्योंकि एयर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। जब आप मैग्नेटिक मटेरियल्स ले लेते हैं तो उनकी रिलक्टेंस कम हो जाती है। ये वही रीजन है जो हमने PMMC के अंदर आयरन कोर नहीं बना यूज किया था। सिमिलरली हम जब कोर कनेक्ट कर देते हैं बिटवीन टू कॉइल्स तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन इजीली हो जाती है, ठीक है, क्योंकि रिलक्टेंस कम हो जाती है ना, आप रिलक्टेंस रिड्यूस कर रहे होते हैं। सो ये जो डायाफ्राम है ना, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल का यूज हुआ है और ये जिसकी तरफ अगर हम इसको मूव करवाएंगे P1 या P2 के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से, यानी जाहिर है P2 अगर ज्यादा होगा, P2 अगर ग्रेटर होगा तो ये डायफ्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा, अगर P1 ग्रेटर होगा तो वाइस वर्सा हो जाएगा। तो आपके पास बिटवीन टू कॉइल्स B1 एंड B2 रिलक्टेंस वेरी कर जाएगी। अच्छा, ये जो रिलक्टेंस है ना, ये अभी हम दूसरे टाइप का एक ट्रांसड्यूसर है वो पढ़ेंगे तो शायद आपको वहां पर ज्यादा क्लियर हो जाए। उस रिलक्टेंस की वेरी होने की वजह से ये ब्रिज बनाया हुआ है। इस ब्रिज के अंदर यहाँ पर आउटपुट के ऊपर ये आप देख रहे हैं कि B1 की भी इंडक्टेंस चेंज हो जाएगी और B2 की भी इंडक्टेंस चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान हमने फ्लक्स लिंकेज को वेरी कर दिया है बाय चेंजिंग रिलक्टेंस। सो आपके पास अगेन ये एक ऐसी ब्रिज है जो कि अनबैलेंस्ड हो जाएगा और अनबैलेंस्ड होने के बाद आउटपुट के ऊपर कुछ वोल्टेज सिग्नल दे रहा होगा। मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको ज्यादा इजीली देख सकते हैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर में। अच्छा, इसकी फिगर ना ये ज्यादा क्लियर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक हॉलो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ वो है, रॉड है, या आप इसको कोई वो कह लें, सिलेंडर कह लें, जो कि हॉलो है इनसाइड। और इसके अंदर ये आपको ब्लैक सा नजर आ रहा होगा, एक कोर मूव कर रहा है। ये आयरन मटेरियल या मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ कोर है और इसको हमने बैक साइड के ऊपर ये बेलोज से कनेक्ट कर दिया है। बेलो के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो उस प्रेशर, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है, उस प्रेशर को ऐसा ट्रांसफर करता है, उसको ऐसा ट्रांसफर करता है और उसकी वजह से ये जो रॉड है, आयरन कोर है, ये इनसाइड या आउटसाइड मूव करता है। यानी ये जो आपके पास हॉलो मटेरियल है, इसके अंदर अगर आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ये रॉड पूरा अंदर चला जाएगा। एल्स हो सकता है कि ये रॉड कहीं यहीं पर ही हो, ठीक है। सो इसको अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखें, ये वही वाला कोर है और ये कोर यहाँ पर आपने लीनियर मोशन हो रही है इसके अंदर, तो ये इस साइड पे या इस साइड पे, बोथ साइड्स पे कोर मूव कर सकता है, ठीक है। ये कोर वाली बात क्लियर हो गई है? यस मैम। अच्छा, अब आप यहाँ पर अगर देखें तो इसका नाम हम पहले देख लेते हैं कि इसका नाम आपके पास क्या है। हमने इस ट्रांसड्यूसर को बेसिकली लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का है। लीनियर हमने इसको इसलिए कहा है कि ये जो मूवमेंट हो रही है ना इसके अंदर कोर की, ये मूवमेंट लीनियर है, सिर्फ इस डायरेक्शन में। ये कोई अपवर्ड ऐसे नहीं है इसकी डायरेक्शन, या कुछ ऐसे डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन सिर्फ एक सिंगल लाइन में है, इसलिए हमने इसको लीनियर कहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरा टर्म हमने यूज किया है वेरिएबल की। सो वेरिएबल हम इसको क्यों कह रहे हैं और डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर क्यों कह रहे हैं? ये जो आपको पहला पार्ट नजर आ रहा है, ये एक AC एक्साइटेशन के लिए यूज हुआ है और इसको हम प्राइमरी कॉइल भी कहते हैं। ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल हो गई। और आपके पास सिंपल ट्रांसफार्मर की शक्ल कैसी होती थी कि आपके पास सेंटर के अंदर एक और होता था, इस साइड के ऊपर आप प्राइमरी कॉइल लगा देते थे और आउटपुट की साइड के ऊपर आप सेकेंडरी कॉइल लगा देते थे। ऐसे ही होता था ना, ट्रांसफार्मर ऐसे ही बनता है ना।
अगर हम जी मैम। इस सेकेंडरी साइड की कॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये देखें, ये S1 और दूसरी कॉइल है S2, ठीक है जी। सो ये हमारे पास जब दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया तो हमने इसको कह दिया डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। और ये जो दो वाइंडिंग्स हैं ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हुई हुई हैं। यहाँ पर आप ये इस फिगर के अंदर इसका कनेक्शन देखें जरा, ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉइल पहली आई और ये इस तरह से इसके साथ जाके कनेक्ट हुई है कि जो दोनों कॉइल्स हैं उनकी जो सिंगल वोल्टेजेस हैं, यानी ये एक कॉइल है, इसका वोल्टेज सपोज VA है, और ये दूसरी कॉइल है, इसका वोल्टेज सपोज VB है। हमने इन दोनों को इस तरह आपस में कनेक्ट किया है कि ये VA माइनस VB हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई हम इसको डिफरेंशियल कह रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो आउटपुट है वो आपस में डिफरेंस ले लेना। डिफरेंस आ रहा होगा, उसका डिफरेंस आ रहा होगा। सो दैट्स वाई हमने इसको एक वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का है, क्योंकि एक्चुअली एक ट्रांसफार्मर है लेकिन जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं वो स्प्लिट हैं, वो उनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और कनेक्ट ऐसे किया हुआ है कि वो हमें डिफरेंशियल आउटपुट दे रहे हैं। अच्छा जी, सो हमने ये किया कि अगर हम इस रॉड को बिल्कुल सेंटर में रख दें तो हमारे पास जो S1 के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होगी वो V1 होगी और जो S2 में आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होगी वो V2 होगी। तो चूंकि ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में पड़ा है इसलिए V1 और V2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा। तो हमें पता है कि V1 माइनस V2 का मैग्नीट्यूड जब इक्वल होगा तो चूंकि ये डिफरेंशियल है तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है जी। सो दैट्स वाई जब आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो होगा उस टाइम आपके पास जो आउटपुट पे आपको वोल्टेज मिलेगा, यानी ये सेंट्रल पोजीशन है, कोर की सेंट्रल पोजीशन है, जब कोर की सेंट्रल पोजीशन जीरो पर होगी उस टाइम आपको मिनिमम आउटपुट मिलेगी। क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। अच्छा, उसके बाद हमने ये किया कि सपोज हम इसके इस कोर को इस साइड पे मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में। जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो अब ये कोर S1 की तरफ नहीं है और ज्यादा ये S2 की तरफ चला गया है, ऐसे ही हुआ है। तो चूंकि ये ज्यादा S2 की तरफ चला गया है इसलिए मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज S2 को मिल रही होगी। तो होगा ये कि V2 का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि उधर फ्लक्स लिंकेज बढ़ गया है और V1 का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। सो करते करते हम इस कोर को इतना आगे ले जाते हैं कि हमारे पास S1 की लिंकेज बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो V1 हमारे पास जीरो हो जाएगा और जो आउटपुट हमें मिलेगी वो एग्जैक्टली V2 मिल जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि V1 आपके पास जीरो हो गया था। सो हम जब इसको मैक्सिमम एक साइड पे ट्रांसमिट करके लेके जाएंगे तो हमें एक साइड पे मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगी। सो इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज। ये बिल्कुल ऐसा नहीं बनता, इसका कर्व कुछ इस तरह से बनता है, यानी थोड़ा सा नॉन आइडियल सा होता है। उसके बाद अगर आप दूसरी साइड पे इसको ले जाएं, यानी ये जो V1 की साइड है इस साइड के ऊपर मूव करके ले जाएं तो आपके पास अब V2 के बजाय V1 आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पर चूंकि ये डिफरेंशियल हो रहा है सो आपके पास एक साइड की जो आउटपुट है वो माइनस में आएगी, यानी उनका फेज डिफरेंस हो सकता है। सो बुक के अंदर ये जो ग्राफ है ना ये दो तीन तरीके से बना हुआ है। वो कुछ इस तरह से भी बना हुआ है कि अगर आप डायरेक्शन इसको ऐसे लेके जा रहे हैं तो सेंटर के ऊपर, कोर के सेंटर के ऊपर ये जीरो होगा और फिर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। जब आप इसकी डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो चूंकि आउट ऑफ फेज है तो इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी माइनस में इसका फेज होगा। सो इन वट एवर केस हमें ये पता लगेगा कि एक तो आपके पास जो प्रेशर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज V आउट, हम ये डिटरमिन करेंगे। और अगर वो V1 की तरफ ज्यादा होगा यानी उसका फेज ये वाला होगा तो हम कहेंगे जी इसका मतलब ये कि प्रेशर या डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे है। और अगर वो इस साइड पे मूव कर रहा होगा तो इसका मतलब यानी V2 वाली रेंज में होगा तो हम कहेंगे जी कि ये प्रेशर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो LVDT को हम डिस्प्लेसमेंट या फोर्स ट्रांसड्यूसर के तौर पे भी यूज करते हैं और प्रेजेंटली हम इसको प्रेशर ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। सो फोर्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, वाइब्रेशन, ये सब के सब एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। यस। ये उसी जो सिनेरियो मैंने आपको बताया है उसको मोर क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है जी। उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, अब हम लास्ट एक डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं। कल हम उसको पढ़ेंगे, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स को पढ़ेंगे।
इसके अंदर हमारे पास थक तो नहीं गए आप लोग? ठीक है, पढ़ ले आगे। ठीक है मैम। अच्छा जी, सो हमने पहले हम आप मुझे बहुत कहते हैं, नहीं है इतना आज। मुझे कोई इतराज नहीं है, हम बाकी कल पढ़ लेंगे, हमारा कल भी लेक्चर है। मैम Yes, आज ही मैम, कर कल पढ़ लेंगे लेंगे। तो अभी तो ओवरलोडिंग हो जाएगी फिर। ठीक एक ठीक है, ठीक है, ठीक है, Yes, मुझे कोई मैम, मसला नहीं आज है। रात बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग। अच्छा जी, सो मैं आपको एक सेकंड, रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप कर लें।